जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे इस टाइम तो आपका रिजल्ट ख़राब हो सकता है। तो कृपया करके रिजल्ट को अच्छे बनाना है तो कृपया इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखो और पूरा हूबहू यही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछेगा बायोलॉजी का, देख लेना एकदम यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है। तो देखिए ये जो ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है ना, वो आपके पीसीटी में होता है। पीसीटी यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर में नाम दिया गया, पीसीटी में होता है। ठीक है, तो आंसर याद रखना बी नंबर वाला होगा। और ऑलरेडी नीचे में आंसर भी आप लोगों को दे दूँ ताकि जब ये पीडीएफ आपके पास जाए तो आपको याद करने में कोई आसानी ना हो। एग्जामिनेशन हॉल के पहले आप 1 घंटा जाइएगा और उसको अच्छे से देखकर रिवीजन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। आपके शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उस ग्रंथि का नाम क्या है, कोई विद्यार्थी बताएगा। बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पर सही देखा, सी नंबर को यकृत। यकृत क्या होता है, आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत को हम लोग लीवर भी नाम देते हैं, इसका एक और नाम होता है लीवर। लीवर भी याद रखिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी लीवर तो कभी कभी यकृत देता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। इनमें से कौन है, तो आपको मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ, आप लोग चिंता मत करो। पहले तो आपके पास स्टोमाटा है, दूसरा आपका पति और तीसरा आपका हरित लवक है। तो आपका जो हरित लवक वाला आंसर है ना, यही आपका 100% हरित लवक। ठीक है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है। ठीक है, जो यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। और आपके एग्जाम में ना वो किसी भी ऑप्शन में दे सकता है, हरित लवक ए में भी दे सकता है, डी में भी दे सकता है। तो आपको ऑप्शन नहीं याद रखना है, आपको आंसर याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन ऐसा ही चाहिए कि एग्जाम में आ जाए एकदम हूबहू क्वेश्चन, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको दूंगा, लेकिन कैसे आपको मिलेगा, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तब तक कैसे मिल पाएगा, आप ही बताइए। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। अब बताइए, हम तो पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई भी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है, तो क्लोरोफिल अणु होती है। क्लोरोफिल अणु जो होती है ना, वो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। तो आप सभी विद्यार्थी याद रखना, ये सी नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर प्रश्न का ना कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या फिर इनमें से सभी हो सकता है। तो कितने लोग आंसर दे सकते हैं, हाँ ठीक है, वेरी गुड, इनमें से सभी हो सकते हैं। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अच्छे से याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पोषण की विधि है। निम्न में कौन पोषण की विधि है, तो 6 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निम्न में कौन पोषण की विधि है। तो देखिए क्या होगा, स्वपोषण भी होगा, श्वसन और परम पोषण भी होगा, इसलिए इसका आंसर हम नहीं, एक मिनट केवल आपका क्या होगा, स्वपोषण और परपोषण, ये आपका डी नंबर वाला होगा ना। आपका श्वसन नहीं होगा, श्वसन इसमें नहीं आएगा, बाकी ए और सी दो आएगा, लेकिन श्वसन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है। पर्णहरित जो क्लोरोफिल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या होता है, किसी को पता है। देखिए पर्णहरित का मुख्य कार्य होता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी कि ऑब्जर्व करना। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना ऑक्सीजन किसका काम होता है, पर्णहरित का मुख्य काम होता है, यानी कि मुख्य उसका कार्य यही होता है बच्चे लोग। क्या होता है, मुख्य कार्य उसका यही होता है, तो अच्छे से याद रखो। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं। रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं। ऑप्शन में दिया है ए नंबर में पौधे दिया है, और दिया है आपको यहाँ पर कवक दिया है बी नंबर में, और अहरित बैक्टीरिया भी दिया है। तो आपका अहरित बैक्टीरिया आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, अहरित बैक्टीरिया। ठीक है, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत तो अहरित बैक्टीरिया आते हैं। तो सी नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन याद करिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। आपको परजीवी पादप का उदाहरण बताना है, तो मैं आपको बताता हूँ।
कॉस्टूटा यहाँ पर आपको डी नंबर में मिल जाएगा कॉस्टूटा। ये आपके परजीवी पादप का उदाहरण होता है, ठीक है। याद रखना इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए विद्यार्थीगण हम लोग अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छाता, आप लोग बचपन में काफ़ी ज़्यादा इसका नाम सुने होंगे, गोबर छाता का। सुने हैं कि नहीं सुने? बिल्कुल आप लोग सुने हैं, बचपन में बहुत ज़्यादा आप लोग इसका नाम सुने। गोबर छाता जो होता है ना वो मृतजीवी होता है, मृतजीवी। आंसर आपका होगा बी नंबर वाला, मृतजीवी। क्या होता है? मृतजीवी। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर मैं आपको दिखाई दिया। चलिए कोई बात नहीं। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक निम्न में कौन है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक जो है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता है ना, C6H12O6 होता है, जो आपके एग्जाम में ये भी आता है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। ये सब क्वेश्चन बनाकर आपके एग्जाम में देता रहता है हरदम, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है ना कि स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? स्टोमेटा का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा इनमें सभी डी नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टोमाटा का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन तो ऑक्सीजन का अवशोषण, जलवाष्प का निष्कासन भी, ये सब इनका ही कार्य है, ये सब इनका ही कार्य होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है स्टोमाटा किस कोशिका में क्लोरोफिल स्टोमाटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? अब देखिए स्टोमेटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो 13 का आंसर होगा द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं का नाम सुने ना, बायोलॉजी वाले अच्छे से सुने होंगे, द्वार कोशिकाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है, ये आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उपस्थिति कितना परसेंट है? तो 0.03%। 0.03% आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपस्थित है। तो ये आपका आंसर याद रखना 14 का बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर क्वेश्चन की छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? देखिए छाया में भी पनपने वाले पौधे को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो कोई बताएगा? ओहो आपको पता है, चलिए वेरी गुड। सियोकाइट्स नाम का एक पौधा है जो छाया में भी पनपता है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों में कुल कितने दांत होते हैं? देखिए छोटे बच्चों में तो कुल हड्डियों की संख्या आपको पता होगा, लेकिन छोटे बच्चों में कुल कितने दांत होते हैं ये आपको पता है? नहीं पता है ना, मैं आपको बताऊँ, छोटे बच्चे में कुल 20 दांत होते हैं। छोटे बच्चे में कुल 20 दांत होते हैं और मनुष्य के जीवन में 32 दांत विकसित होते हैं। 32 से ज़्यादा नहीं, कम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं। और बहुत मतलब कमी देखने को मिलता है कि 32, 28, 30 एक्यूरेट दांत है, लेकिन कम ही होता है, लेकिन एक्यूरेट 32 होता है। और छोटे बच्चों में तो 20 दांत होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए प्रोटीन भी दिया है, वसा भी दिया है, स्टार्च भी दिया है, और यहाँ पर आपको और क्या दिया है, और यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल दिया है। तो आप लोग आंसर टिक लगाना स्टार्च पर। किस पर? स्टार्च पर आप लोग टिक लगाना, सी नंबर वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो आप लोग आंसर क्या दोगे? पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल के वहन के लिए पादप में जो जाइलम है वो उत्तरदायी है। भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन नहीं, बल्कि जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो बच्चे लोग जितना भी प्रश्न बताया उसमें से एक एक प्रश्न एकदम चुन के आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। अब ये नहीं बता सकते कि लाइन सही रहेगा, नहीं, इधर उधर करके देगा आपको, सीरियल नंबर से नहीं देगा, कहीं 1 नंबर में दे देगा, कहीं 10 नंबर में, कहीं 40 नंबर में, ऐसे करके दे देगा, लेकिन यही सब क्वेश्चन पूछेगा। इसको अच्छे से एकदम रट जाना है आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको और बाकी विषय का मैं आपको देने वाला हूँ। मैथ हो गया और साइंस हो गया, बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स सबका मैं देने वाला हूँ आपको, ठीक है। सोशल साइंस सबका, हिंदी वगैरह सबका मैं दूंगा। जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है।